इंडिया अफगान वॉर, ब्रिटिश इंडिया अफगान वॉर्स हम लोगों ने देखी। फर्स्ट देख ली थी, सेकंड भी देख ली थी। सेकंड लेकिन चल रही थी। और सेकंड में हम लोगों ने ट्रीटी ऑफ गंडमर्क कर लिया था, जो कि एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी थी, जो याकूब खान से साइन हुई अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है। सेकंड अफगान वॉर में, अच्छा, इसमें कुछ चीजें हुई इस ट्रीटी के दौरान। जैसे अंग्रेजों को कुछ राइट्स मिल गए अफगानिस्तान में, और वो राइट्स इस तरीके के थे, जैसे आ, एक तो कुछ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में वो अपने आउटपोस्ट बना सकते थे। अभी अगर आप पाकिस्तान अफगानिस्तान की सिचुएशन को देखो, अगर आपने 2-4 दिन पहले अखबार पढ़ा होगा, तो तालिबान में और पाकिस्तान में खूब लड़ाई हुई है, खूब गोलियां चली हैं। और उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान का एक एरिया है जिसे हम लोग फाटा के नाम से जानते हैं, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया। ये एरिया एक्चुअली, सच तो ये है कि ये अफगानिस्तान का ही हिस्सा होता था पहले ही। जो ट्राइब्स हैं अफगानिस्तान में जो रहती हैं, वही इस एरिया में रहती थी पुराने समय से ही। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब सिकंदर इंडिया आए, उस समय यहाँ पर ट्राइबल एरिया ही था ये। और ये वो जनजाति भी थी, देखो नाम मेरे इस समय याद नहीं आ रहा उनका, जिनकी वजह से सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। इन लोगों ने ही सिकंदर को मारा था, लौटते हुए सिकंदर पर अटैक कर दिया था, और घायल हो गया सिकंदर, और फिर उसमें अलेक्जेंडरिया में मृत्यु हो गई उनकी। ये वाला एरिया पाकिस्तान का पेशावर के आगे का एरिया, फाटा शुरू हो जाता है वहां से। इसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये अफगानिस्तान का ही हिस्सा होता था। ये सबसे पहले ब्रिटिशर्स के अंडर में अधिकार में आया, ब्रिटिश इंडिया के, इसी ट्रीटी से। इसमें यह कह दिया गया, इस ट्रीटी में, ये गंडमर्क की ट्रीटी में ये मान लिया गया कि अंग्रेज जो हैं वो इस एरिया में अपने मिलिट्री पोस्ट बना सकते हैं। ये राइट दे दिया अफगानिस्तान ने। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि ये वाला जो एरिया है, ये भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा जरूरी था उस समय, जैसे आज वो पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए बड़ा जरूरी है। पाकिस्तान में आसानी से रावलपिंडी पर हमला किया जा सकता है वहां से, बड़ा इजीली। इसलिए वो एरिया इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बड़ा जरूरी था, विशेष तौर पर पंजाब और सिंध के लिए। तो अगर रशिया को रोकना था, तो फिर इस एरिया में मिलिट्री पोस्ट बनाने जरूरी थे। तो फिर अंग्रेजों को ये राइट मिल गया कि वो उस एरिया में मिलिट्री पोस्ट बना सकते थे। और ये बाद में एरिया दे भी दिया गया अंग्रेजों को ही। तो एक तो ये इनको लाभ हुआ इस ट्रीटी में। दूसरा, ये तय किया कि किया गया कि जो ब्रिटिश फोर्सेस हैं वो काबुल में रह सकती हैं, काबुल में रिजाइड कर सकती हैं। और लेकिन ये 2-3 बातें हुई, लेकिन फिर से वही हुआ कि रिवोल्ट खड़ा हो गया। और मेजर कावागिरी, जो कि उस समय वहां स्टेशन थे काबुल में, वो बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागे। उनकी एस्कॉर्ट पूरी समाप्त कर दी गई थी, उनकी सुरक्षा, उनको केवल जिंदा छोड़ दिया था उन्होंने। जानबूझकर जिंदा छोड़ा, मार सकते थे लेकिन जिंदा छोड़ दिया था, जिससे वो इस चीज को बता सकें। इसी समय हुई थी वो बैटल ऑफ सरगढ़ी, जो जिसके ऊपर मूवी भी बनी। वो बैटल ऑफ सरगढ़ी जो है, वो इसी समय की बैटल है। तो अंततः ये हुआ कि अफगानिस्तान फिर से अंग्रेजों के हाथ से निकला, लेकिन उसे फिर से इन्वेड किया गया, फिर से अटैक किया गया, फिर से जीत लिया गया। अब अफगानिस्तान में जो रूल कर रहे थे वो अब्दुल रहमान रूल कर रहे थे। ये दोस्त मोहम्मद के पोते थे। इन्होंने अंग्रेजों से एक संधि की, और बाद में ये ट्रीटी जो है ये काफी लंबे समय तक चली। इस संधि में इन्होंने ये मान लिया कि हमारे जो, बैठ बैठ के इन्होंने बातचीत की कि भाई क्या चाहते हैं आप। उन्होंने कहा हम ये चाहते हैं कि आप रशिया को अपने यहाँ ना घुसने दें। उन्होंने कहा हम आपके अलावा किसी से अपने फॉरेन रिलेशंस नहीं बनाएंगे। अफगानियों ने कहा लेकिन आप हमारे इंटरनल मैटर्स में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
अंग्रेज इस पर राजी हो गए। अफगानिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में पूरी तरीके से अफगान स्वतंत्र हो गए, लेकिन फॉरेन अफेयर्स जो थे उनके मामले में वो ब्रिटिशर्स पर डिपेंड रहे। और ये बात चलती रही 1921 तक 1921 तक लगभग। 81 से लेके और 1881 से लेके और 1921 तक लगभग 40 साल ये स्थिति बनी रही कि अफगानिस्तान अपने फॉरेन अफेयर्स के मामलों में ब्रिटेन के अंतर्गत था, जबकि इंटरनल मामलों में वो इंडिपेंडेंट था। अब चेंज कहाँ आता है? 1919 में रशिया में रिवॉल्यूशन हो गई और इंपीरियलिज्म को छोड़ दिया गया। अब अफगानियों ने यह कहा कि अब जब रशिया का इंपीरियलिज्म ही समाप्त हो गया है, अब अंग्रेजों को उससे कोई खतरा नहीं है, तो फिर अब हम अपने फॉरेन अफेयर्स के मामलों में अंग्रेजों की नहीं मानेंगे। अब वो बात खत्म हो गई, इसलिए फिर रिवोल्ट हुआ। 1921 से 1921 से अफगानिस्तान पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो गया। तो ये अफगानिस्तान की पूरी कहानी है। और इसमें आप यही देखोगे कि कभी भी अफगानिस्तान अंग्रेजों के अंडर में नहीं रहा, इन लगभग 100 सवा 100 साल के इतिहास में। 100 साल के इतिहास में तो कंप्लीटली वो अफगानियों के अंग्रेजों के अंडर में नहीं रहे। अगर कभी रहे भी तो पार्शली रहे, आंशिक तौर पर ही रहे। तो आप ये कुछ बातें लिख लीजिए, फिर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट पॉइंट बताइए कल क्या किया था, फिर वहीं से आगे चलते हैं। कल का लास्ट पॉइंट बता दीजिए क्या था। Sher Ali's son Yaqub Khan signed the Treaty of Gandamak, by which Britishers secured some rights. ठीक है, ठीक है। अब कौन कौन से राइट उन्होंने सिक्योर किए ये लिख लीजिए। तो अगले पॉइंट में लिखना, दे सिक्योर सम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, दे सिक्योर सम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। उन्हें कुछ सीमावर्ती जिले प्राप्त हुए। वेयर वेयर दे कैन स्टेशनड वेयर दे कैन स्टेशनड देयर ट्रूप्स। और यही सरगड़ी हुआ, सरगड़ी यहीं पे हुआ। वेयर दे कैन स्टेशनड देयर ट्रूप्स, यहीं पंजाब रेजिमेंट थी, इन्हीं के साथ झगड़ा हुआ। वेयर दे कैन स्टेशनड देयर ट्रूप्स, जहां की वे अपने सुरक्षा बलों को रख सकते थे। ठीक है, एक तो ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि काबुल में फॉरेन पॉलिसी के मामलों में काबुल अंग्रेजों के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। ये मान लिया काबुल ने कि जो फॉरेन पॉलिसी है वो हम लोग अंग्रेजों की मदद से ही आगे बढ़ाएंगे, और हमारी मदद के लिए फॉरेन पॉलिसी के मामलों में ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा काबुल में। तो ब्रिटिश रेजिडेंट स्वीकार कर लिया गया। मेजर कामागिरी ब्रिटिश रेजिडेंट थे, है ना। तो लिखिए अगले पॉइंट में, अफगान्स एक्सेप्टेड अफगान एक्सेप्टेड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर फॉरेन पॉलिसी, ब्रिटिश कंट्रोल ओवर फॉरेन पॉलिसी। अफगानियों ने अफगानियों ने विदेश नीति के ऊपर अफगानियों ने विदेश नीति के ऊपर नियंत्रण स्वीकार कर लिया, या ब्रिटिश नियंत्रण स्वीकार कर लिया। ब्रिटिश नियंत्रण स्वीकार कर लिया। एंड ऑल्सो एक्सेप्टेड अ रेजिडेंट एंड ऑल्सो एक्सेप्टेड अ रेजिडेंट इन काबुल इन काबुल। तथा काबुल में तथा काबुल में एक ब्रिटिश रेजिडेंट भी रखा गया। मेजर कावागनरी कावागनरी नाम है इनका, कावागनरी।
है ना। मेजर कावगनरी वॉज ब्रिटिश रेजिडेंट एट काबुल। मेजर कावगनरी वॉज ब्रिटिश रेजिडेंट एट काबुल, स्पेलिंग लिख लीजिए, CAVAGNARI। मेजर कावगनरी वॉज ब्रिटिश रेजिडेंट एट काबुल। मेजर कावगनरी काबुल में ब्रिटिश रेजिडेंट थे, ठीक है ना। बट सून बट सून रिवोल्ट स्टार्टेड अगेंस्ट हिम, मतलब कावगनरी के खिलाफ ही विद्रोह हो गया। बट सून रिवोल्ट वॉज स्टार्टेड अगेंस्ट हिम, परंतु शीघ्र ही परंतु शीघ्र ही उनके विरुद्ध विद्रोह हो गया। अब देखो, अफगानों ने बड़ी होशियारी से इनके सारे एस्कोर्ट को तो मार दिया, जो भी सुरक्षा वाले लोग थे इनके, इनको जिंदा छोड़े रखा और पीछा करते रहे। ये आगे आगे भागते रहे, इनका पीछा करते रहे, और फिर छोड़ के गए इन्हें यहां तक, पेशावर तक। तो लिखिए आप। बट अच्छा, रिवोल्ट अगेंस्ट हिम, कंटिन्यूएशन में लिखना, his escort was his escort was completely his escort was completely killed। उनका सुरक्षा घेरा कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, ऐसा लिख देना, किल्ड नहीं, डिस्ट्रॉयड। उनका सुरक्षा घेरा पूर्णतया समाप्त कर दिया गया। उनका सुरक्षा घेरा पूर्णतया समाप्त कर दिया गया। बट ही रीच्ड बट ही कुड रीच बट ही कुड रीच पेशावर एनी हाउ। बट ही कुड रीच सक्सेसफुली, ऐसा लिखना, बट ही कुड रीच सक्सेसफुली पेशावर एनी हाउ। परंतु वे पेशावर तक किसी प्रकार से पहुंच पाए, ठीक है ना। अब अगले पॉइंट से लिखना, फिर से अंग्रेजों ने हमला किया अफगानिस्तान के ऊपर इसी समय और ऑक्युपाइड कर लिया। लेकिन अंग्रेज अब ये समझ गए कि इनको बहुत समय तक दबा के नहीं रखा जा सकता, अफगानों को इन्हें भी स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। तो फिर उन्हें इंटरनल अफेयर्स के मामले में पूरी स्वतंत्रता दे दी गई अब इस बार। तो लिखिए, अगेन अफगानिस्तान वॉज अटैक्ड अगेन अफगानिस्तान वॉज अटैक्ड। पुनः अफगानिस्तान पर हमला किया गया। पुनः अफगानिस्तान पर हमला किया गया। बट नाउ ब्रिटिशर्स बट नाउ ब्रिटिशर्स अगेन अगेन accepted the policy of non-interference in Afghan matters in Afghan matters। परंतु फिर से परंतु फिर से अंग्रेजों ने परंतु फिर से अंग्रेजों ने अफगानिस्तान के मामले में हस्तक्षेप की नीति को शुरू किया। हस्तक्षेप की नीति को शुरू किया, ठीक है ना। अब अगले पॉइंट से लिखना, देखो इस समय दोस्त मोहम्मद के जो पोते थे अब्दुल रहमान, वो रूल कर रहे थे, पॉपुलर लीडर थे।
समझदार भी थे, वो अंग्रेजों से इस सहमति पर पहुंच गए कि हम इंटरनल मामलों में तो हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, लेकिन हमारे जो फॉरेन अफेयर्स हैं वो ठीक है, आपकी मदद से हम लोग करेंगे, जैसा कि पहले एक सहमति बनी थी। और उन्होंने ये भी माना कि हम किसी दूसरी बाह्य शक्ति से कोई संबंध नहीं रखेंगे अंग्रेजों के अलावा, लेकिन अंग्रेज हमारे इंटरनल मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अंग्रेजों ने इसे स्वीकार कर लिया। अगले पॉइंट से लिखना, ग्रैंडसन ऑफ दोस्त मोहम्मद, ग्रैंडसन ऑफ दोस्त मोहम्मद अब्दुर रहमान अब्दुर रहमान accepted British terms, accepted British terms, accepted British terms to not have relations, to not have relations with any other power, to not have relations with any other power. दोस्त मोहम्मद के पोते, दोस्त मोहम्मद के पोते अब्दुर रहमान ने, दोस्त मोहम्मद के पोते अब्दुर रहमान ने यह शर्त स्वीकार कर ली, यह शर्त स्वीकार कर ली कि वे अंग्रेजों के अलावा, कि वे अंग्रेजों के अलावा किसी अन्य शक्ति से संबंध स्थापित नहीं करेंगे। बट एट द सेम टाइम, बट एट द सेम टाइम अफगान्स टू कंप्लीट कंट्रोल, but at the same time Afghans to complete control over internal affairs of Afghanistan, over internal affairs of Afghanistan। परंतु इसी समय परंतु इसी समय अफगानों ने अपने आंतरिक मामलों में, अपने आंतरिक मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। ठीक है ना। अब देखो ये सब जो हो रहा था वो रशिया की वजह से हो रहा था, क्योंकि रशिया सेंट्रल एशिया में घुस रहा था और अरब सागर तक पहुंचने की उसकी इच्छा थी, इसीलिए हो रहा था। यानी रशियन एम्पायर जो इंपीरियलिज्म है, वो रशियन इंपीरियलिज्म, इसे हम लोग रशियन साम्राज्यवाद कहते हैं, ये भी बढ़ रहा था अंग्रेजों की तरह। लेकिन इसी बीच में 1917 में, 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन हो गई, रशिया में क्रांति आ गई, जार का शासन समाप्त कर दिया गया, लेनिन आ गए। समाजवाद उपनिवेशवाद के खिलाफ था, विरुद्ध था, साम्राज्यवाद के भी विरुद्ध था, इसलिए लेनिन ने फॉरवर्ड पॉलिसी छोड़ दी। अब अफगानिस्तान को कोई खतरा ही नहीं था रशिया से, क्योंकि वो अपनी पॉलिसी बदल चुके थे 1917 के बाद। अब उन्हें अंग्रेजों की भी जरूरत नहीं थी। तो उन्होंने 1919 से डिमांड करनी शुरू की, फॉरेन अफेयर्स के मामले में भी इंडिपेंडेंसी की, और बाद में 1921 में स्वतंत्र हो गए पूरी तरीके से। यहां अफगानिस्तान का स्वतंत्रता संग्राम समाप्त होता है। तो आप लिखिए इसमें, आफ्टर द रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917, after the Russian Revolution of 1917, the situation in Central Asia changed. The situation in Central Asia has been changed. Has been changed. 1917 की
रूसी क्रांति के पश्चात, एक सेकंड जरा, एक जरूरी कॉल आ रहा है। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? क्लियर है? हाँ जी, मेरी आवाज क्लियर है? जी सर, आ रही है। ठीक है, ओके। आ, तो लिखिए। एक्चुअली मेरे जो दोस्त है मेरा एक, उसके पिताजी को 2-3 दिन पहले हार्ट अटैक आया था। तो हमने उन्हें एडमिट किया। उस दिन सुबह में क्लास इसलिए नहीं ले पाया था। जब सुबह में क्लास नहीं ले पाया था, ये उसी दिन की बात है। सुबह सुबह उनको हार्ट अटैक आ गया, तो हम लोग उनको लेके हॉस्पिटल गए। तो आज उनका डिस्चार्ज हो गया, तो वो यही पूछ रहा था अभी कि उनको ना, उसको लगता है कि मुझे सब पता रहता है। जब वो डॉक्टर, हम लोग वहां गए तो जूनियर डॉक्टर था वहां पे। तो जब अब उनको हार्ट अटैक, अब पता ही नहीं चल रहा था। ये लोग कह रहे थे कि इनको ऐसे ही दर्द हो रहा है। मैंने कहा नहीं नहीं, हार्ट अटैक है और जल्दी से लेके चलते हैं। तो हम लेके गए। तो वो इनका ईसीजी कर रहा था। तो वो ईसीजी डिस्टर्ब आया। फिर बाद में आईसीयू में एडमिट किया, या सब फिर हुआ उनका। तो ये सब चीजें हुई। तो वो अभी उनको कुछ दिक्कत थी, तो वो पूछ रहा था कि यार कैसे करें। और मैंने कहा उन्हें बुखार होगा, बुखार चेक कर ले और दवाई दे दे डोलो। क्योंकि उनको होगा बुखार, जब एंजियोप्लास्टी हुई है उनकी अभी। तो उसी का फोन था। चलिए ठीक है, शुरू सब करते हैं। ठीक है। हाँ वो ठीक है, एंजियोप्लास्टी हुई है उनकी, स्टेंट डले हैं उन्हें, 99% ब्लॉकेज थी। वही है। चलिए ये बताओ कि क्या लिखा था, जरा बताओ। 1917 की रूसी क्रांति के पश्चात। 1917 की रूसी क्रांति के पश्चात मध्य एशिया में मध्य एशिया में राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव आया। मध्य एशिया में राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन आया। ठीक है ना? नाउ रशिया नाउ रशिया इवेड द पॉलिसी ऑफ, नाउ सोशलिस्ट रशिया लिखना, सोशलिस्ट वर्ड जोड़ दीजिए। नाउ सोशलिस्ट रशिया इवेड द पॉलिसी ऑफ इवेड द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। समाजवादी रूस ने समाजवादी रूस ने प्रसारवादी नीति को छोड़ दिया। सो न्यू अमीर ऑफ अफगानिस्तान न्यू अमीर ऑफ अफगानिस्तान अमानुल्लाह, इन्हीं का नाम था अमानुल्लाह। सो न्यू अमीर ऑफ अफगानिस्तान अमानुल्लाह declared complete independence from Britishers, declared complete independence from Britishers in 1919, in 1919। 1919 में 1919 में अमानुल्लाह, जो कि अफगानिस्तान के नए अमीर थे, अमीर माने शासक,
अमानुल्लाह जो कि अफगानिस्तान के नए अमीर थे, ने अंग्रेजों के विरुद्ध या अंग्रेजों से लिखना, अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता घोषित कर दी। अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता घोषित कर दी। इन 1921 in 1921 after the revolt in 1921 after the revolt, Afghan got complete independence. Afghans got complete independence. 1921 में 1921 में विद्रोह के पश्चात 1921 में विद्रोह के पश्चात अफगानों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अफगानों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई। ठीक है ना? ये हमारा कंप्लीट हो गया बिल्कुल। वॉर्स, फॉरेन पॉलिसी, अब इसमें बर्मा बचता है ना, कॉन्क्वेस्ट ऑफ बर्मा। हम लोगों ने नेपाल देख लिया, अफगान्स देख लिया, अफगान वॉर देख ली, दो बाहर के क्षेत्र थे जो शामिल थे उस समय ब्रिटिश इंडिया में। तीसरा बर्मा है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1935 का एक्ट है, उससे बर्मा को भारत से अलग घोषित कर दिया गया था। नहीं तो 1885 से लेके बर्मा या म्यांमार जो है आज, वो भारत का ही हिस्सा था। 1885 से लेके और 1935 तक, 1935 तक यहीं से सब चलता था। तो कैसे वो हिस्सा बना, ये सब इसकी कहानी है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बर्मा, बर्मा की विजय। ठीक है ना? देखो, म्यांमार एक स्वतंत्र राज्य के रूप में था और यहाँ के जो राजा थे वो पहले तो हिंदू धर्म को मानने वाले थे, बाद में बौद्ध थे। ये कहते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में ये सबसे शक्तिशाली राज्य था, कंबोडिया के राज्य को छोड़कर। थाईलैंड वगैरह के राजा भी इनके अंतर्गत थे कुछ समय के लिए, ऐसा कहा जाता है। म्यांमार एक तरह से चाइना या चीन का जो राज्य था, और दूसरे थाईलैंड और कंबोडिया, विशेष तौर पर थाईलैंड, इनके बीच में एक बफर राज्य के रूप में था। इसमें भारत का हिस्सा भी शामिल था, जो आज भारत का हिस्सा है। जैसे अगर अरुणाचल प्रदेश को हम लोग बात करें तो इट वाज पार्ट ऑफ तिब्बत। नागालैंड की बात हम लोग करें तो इट वाज पार्ट ऑफ म्यांमार। मणिपुर भी वाज द पार्ट ऑफ म्यांमार, मिजोरम भी पार्ट ऑफ म्यांमार, त्रिपुरा भी पार्ट ऑफ म्यांमार। आसाम को अगर हम लोग छोड़ दें तो पूरा नॉर्थ ईस्ट जो था वो म्यांमार के हिस्से में था और अरुणाचल तिब्बत पे था। सिक्किम अलग एक इंडिपेंडेंट स्टेट था। ये सिचुएशन थी। मुगलों ने प्रयास किया लेकिन आसाम तक ही बढ़ पाए, आसाम के आगे वो नहीं गए। रीजन उसका ये था कि टोपोग्राफी बहुत खराब थी, जंगल ही जंगल थे, वहां पर मुगल सेनाएं ऑपरेट नहीं कर सकती थी। मौसम बड़ा खराब रहता था, बरसात बहुत होती थी, तो इसलिए वहां ये सब नहीं हो पाया। पर म्यांमार के राजाओं ने, और विशेष तौर पर किंग ओलोंग पाया एक राजा थे, ओलोंग पाया के लीडरशिप में पूरा म्यांमार एक हो गया था। और फिर बाद में उनके बेटे का नाम था बोधवापा, बोध पाया नाम था, बोध व पाया शायद उन्हें कहते थे, ऐसे ही हम लोग बोलेंगे बोध व पाया, ये इनका नाम था। इन्होंने आसाम तक जीत लिया था एरिया, पूरे भारत के एरिया को आसाम तक जीत लिया था। अब आसाम में अंग्रेज थे, ये
ब्रिटिश इंडिया टेरिटरी का हिस्सा था। तो इस तरीके से आसाम अंग्रेजों की और म्यांमार की जो सीमाएं हैं वो लग गई, है ना। एक सिचुएशन तो ये हुई। दूसरी सिचुएशन क्या हुई, म्यांमार में फ्रांसीसियों ने व्यापार करना शुरू कर दिया था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी म्यांमार में घुस गई थी और वहां के राजा के साथ उसने अच्छे संबंध बना के और व्यापार करना शुरू कर दिया। म्यांमार का जो टिम्बर था, लकड़ी वहां की, वो बहुत फेमस थी, उसकी बड़ी मांग थी यूरोप में। सागवान बहुत बढ़िया होता है वहां। बर्मा टीक इसलिए फेमस है म्यांमार की, उसकी यूरोप में बड़ी मांग थी, एशिया के देशों में बड़ी मांग थी, तो वो वहां से व्यापार करते थे। अंग्रेज इससे चिढ़े हुए थे कि फ्रांसीसियों को क्यों इंटरवीन करने दिया म्यांमार में, और अगर फ्रांसीसियों का हस्तक्षेप म्यांमार में बढ़ गया तो फिर आसाम की जो परेशानी है वो बढ़ जाएगी, आसाम पर खतरा बढ़ जाएगा। अंग्रेज ये चाहते थे कि म्यांमार फ्रांसीसियों को बाहर निकालकर उनके साथ संबंध स्थापित करे। इसी वजह से दोनों देशों के बीच में युद्ध हुआ। फर्स्ट बर्मीज वॉर के नाम से जानते हैं इसे, 1824 में, 1824 में। उस समय लॉर्ड एमहर्स्ट हमारे यहाँ गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो पहले तो कुछ बेस जो भी मैंने आपको समझाया है इसको एक बार लिख लीजिए, फिर युद्ध देखते हैं कैसे कैसे हुआ। ठीक है, पहला पॉइंट लिखना, द रीजन बिहाइंड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बर्मा, द रीजन बिहाइंड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बर्मा was was both commercial and political, was both कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल। ठीक है ना। बर्मा के बर्मा की विजय के पीछे बर्मा की विजय के पीछे वाणिज्यिक एवं राजनीतिक वाणिज्यिक एवं राजनीतिक दोनों कारण थे, है ना। तो राजनीतिक तो ये थे कि उनका बॉर्डर मिल गया, अब वो चाहते थे कि बर्मा उनके अंडर में रहे, है ना। और कॉमर्शियल ये थे कि टिम्बर से वो बड़ा, अंग्रेज चाहते थे कि टिम्बर का मर्चेंट जो था वो उनके हाथ में रहे, टिम्बर का ट्रेड बर्मा का। और अंग्रेजी जो गुड्स हैं, मशीनरी गुड्स, वो बर्मा में जाए, ये दोनों बातें थी। तो नेक्स्ट लिखिए अगले पॉइंट में, ब्रिटिश मर्चेंट्स वर ब्रिटिश मर्चेंट्स वर अट्रैक्टेड British merchants were attracted towards natural resources of Burma, towards natural resources of Burma। ब्रिटिश व्यापारी ब्रिटिश व्यापारी बर्मा के प्राकृतिक संसाधनों के बर्मा के प्राकृतिक संसाधनों के प्रति आकर्षित थे। while the British government in India while the British government in India wanted to stop French influence in Burma। ये दोनों हो गए, wanted to stop French influence in Burma, जबकि भारत में अंग्रेज जबकि भारत में अंग्रेज फ्रांसीसी प्रभाव को फ्रांसीसी प्रभाव को बर्मा में रोकना चाहते थे। ठीक है, अगले पॉइंट से लिखना, अप टू
1822 अप टू 1822 बॉर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया टचड विद बर्मा 1822 तक 1822 तक बर्मा की सीमा भारत से लगने लगी। व्हेन, अब ये कब हुआ, तो आसाम को जीत लिया बर्मियों ने। व्हेन बर्मीज कॉन्क्वर्ड आसाम in 1822, when Burmese conquered Assam in 1822, जब 1822 में बर्मा के लोगों ने आसाम को जीत लिया। ठीक है ना। अब ये दोनों सिचुएशन इन तीनों कारणों की वजह से, पॉलिटिको स्ट्रैटेजिक भी रीजन हुआ और कमर्शियल भी रीजन था। इन सब की वजह से ये हुआ कि बर्मा के साथ युद्ध लड़ने निश्चित हो गए और लड़े भी गए। तो लिखना, ड्यू टू द अबव कॉजेज बर्मीज वॉर वॉज फॉट। बर्मीज वॉर वर फॉट होगा। बर्मीज वॉर वर फॉट। ठीक है ना। उपरोक्त कारणों की वजह से या उपरोक्त कारणों के फलस्वरूप बर्मा से युद्ध लड़े गए। अब हेडिंग डाल लीजिए इसमें, फर्स्ट बर्मीज वॉर, प्रथम बर्मा युद्ध 1824 में, 1824 में, है ना। और इसके आगे ब्रैकेट में लिखना, गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट। अभी तक तो आप लोगों से केवल यही पूछा गया है कि गवर्नर जनरल कौन था। इवन पीसीएस में एग्जीक्यूटिव, गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट, AMHERST, है ना, ये गवर्नर जनरल थे। अच्छा ये बताओ कि आप लोग घटना चक्र लगा रहे हो ना। जी सर। अच्छा, जो लोग लगा रहे हैं उनको क्वेश्चन मिल रहे हैं, क्लियर हो रहा होता चल रहा है सब। जी सर। जी सर। ठीक है। जो लोग नहीं लगा रहे हैं वो लगाना भाई। देखो ऐसे मत करना कि आप, मैं चलता चला जाऊं और मैं ये मान के चलूं कि आप लगा रहे हो और मैं आप लगाओ ना, क्योंकि ये बड़ा नुकसान हो जाएगा फिर आपका। मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा अगर आप उसे रिवाइज न करें विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, क्योंकि वो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, जो मैंने क्रिएट की है, उसे और क्लियर करने का काम करेगा। आपने मुझसे कुछ सीखा, अब उसे सीख के आप एग्जीक्यूट भी तो करोगे ना। कितना सीख पाए ये तो तभी पता चलेगा जब आप सॉल्व करोगे। तो इट इज मस्ट फॉर एवरीवन टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस पेपर्स, तभी निकलेगा प्रीलिम्स। अच्छा, मेंस के लिए मैंने इतनी बढ़िया अंडरस्टैंडिंग आपकी बना दी है कि अगर आप टॉपिक को ऐसे ही पढ़ लोगे तो मेंस के लिए रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपके दिमाग में ही ऐसी एक स्ट्रक्चर बन जाएगी क्लियरली कि आप एक दो बार पढ़ोगे तो फिर वो तुरंत स्ट्राइक करेगा कि हाँ ये वाला इसमें मामला था, तो ये इसमें लिखा जाएगा। जस्ट प्रैक्टिस की बात रहेगी फिर। तो ये जरूर करना। चलिए, फर्स्ट बर्मीज वॉर 1824 में गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट थे। ठीक है। अब हुआ क्या, 22 में बर्मा का बॉर्डर मिल गया। जो किंग थे बोधवा पाया, उन्होंने जीत लिया। मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड वगैरह ये सब मिल गए, आ गए उनके अंडर में। इसलिए अंग्रेजों ने बर्मीज के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और आसाम, मणिपुर और नागालैंड इन्हें जीत लिया। यहां से बर्मियों को भगा दिया।
मिजोरम भी इसी में शामिल था। यानी आसाम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सब उन्होंने जीत लिया। यहां से बर्मीज बाहर हो गए लैंड रूट से। अब एक 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 मामला तो सुलटा उनका कि भाई पॉलिटिकली जो उनका एरिया था जहां वो चाहते थे कि नेचुरल बाउंड्री इंडिया की पहुंच जाए, तो नेचुरल बाउंड्री पहुंच गई बर्मा तक। लेकिन फ्रांसीसियों का हस्तक्षेप के लिए क्या किया उन्होंने, तो उन्होंने एक नेवी भेज दी रंगून में, रंगून पर हमला करने के लिए, क्योंकि बर्मा की राजधानी थी इस समय। ब्रिटिश नेवी ने रंगून को घेर लिया और वहां की सरकार को, नहीं आवा कैपिटल थी, रंगून नहीं थी अभी, रंगून को लेकिन घेर लिया था। कैपिटल थी बर्मा की आवा, घेरा रंगून को। सरकार आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो गई और उन्होंने अंग्रेजों के साथ एक संधि की जिसे ट्रीटी ऑफ यांडूब कहते हैं। यांडूब की संधि हुई इस समय, और इसमें अंग्रेजों ने जो शर्तें लगाई उसे बर्मा की सरकार ने स्वीकार किया, सभी शर्तों को। तो आप एक दो बातें हैं ये लिख लीजिए, लिखिए। इन 1824 British declared a war. British declared a war against Burma। 1824 में 1824 में अंग्रेजों ने 1824 में अंग्रेजों ने बर्मा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। They drove Burmese out. They drove Burmese out from Assam, मणिपुर एंड अराकान। नागालैंड को उस समय अराकान कहते थे, क्योंकि अराकान पहाड़ियां हैं ना वहां पर, अराकान योमा, तो अराकान कहते थे उसे। तो मणिपुर एंड अराकान, अराकान के आगे लिख लेना नागालैंड। अंग्रेजों ने बर्मा को आसाम, मणिपुर एवं अराकान से बाहर कर दिया। अब ब्रिटिश नावल फोर्स also occupied Rangoon, एक ब्रिटिश नौसेना बल ने रंगून को घेर लिया। नाउ Burmese government started peace talks and signed the Treaty of Yandu अब बर्मा की सरकार ने शांति वार्ता शुरू की एवं शांति वार्ता शुरू की एवं इसके फलस्वरूप यांडूब की संधि हुई। यांडूब, YANDOOB, यांडूब की संधि हुई। ठीक है ना, ये एक जगह है वहां यांडूब, तो इसको ब्रैकेट में लिख लेना 1826 में। ठीक है ना। अब देखो इस संधि में क्या क्या हुआ यांडूब की ट्रीटी में, आज मैं केवल समझाऊंगा, लिखवाएंगे फिर अगली क्लास में। देखो एक तो ये हुआ, अंग्रेजों ने इसमें 1 करोड़ रुपए की मांग की, जो कि उनका युद्ध का खर्चा है। देखो खुद तो युद्ध लड़ा,
और उस युद्ध का खर्चा बर्मा से लिया। 1 करोड़ रुपए तो इसकी मांग की। उन्होंने ये भी मांग की कि आप अराकान पर से किसी भी तरीके के अधिकारों को त्याग दोगे, अराकान पर आपका किसी तरीके का अधिकार नहीं होगा। यानी अराकान मतलब नागालैंड और मिजोरम का एरिया, इस पर मणिपुर तक भी, मतलब पूरे मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, इस पर कोई अधिकार आपका नहीं होगा। दूसरा, मणिपुर को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में आप रिकॉग्नाइज करोगे। ये जो मणिपुर का झगड़ा है ना अभी तो चल रहा है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी गए नहीं वहां अभी तक भी, ना ही कोई उनका स्टेटमेंट आया मणिपुर के ऊपर, वो ये तभी से चल रहा है। एग्जैक्टली मामला वहां ये है कि मणिपुर में जो हिंदू कल्चर को मानने वाले लोग हैं वो काफी ज्यादा हैं। ये 14वीं और 15वीं शताब्दी से ही हैं। विशेष तौर पर चैतन्य संप्रदाय के लोग हैं जो चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण को मानते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। वहीं दूसरे पहाड़ी क्षेत्र लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं या ट्राइबल लोग हैं, तो जो उनको मानते हैं वो है मेइती, मणिपुर में कृष्ण को या उनकी भक्ति करते हैं। और जो ट्राइबल हैं वहां पर वो है कुकी-जोमी। ये सब बर्मा से इंसेस्ट्री है इनकी, म्यांमार से। नागालैंड और मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और बर्मा, ये सब एक ही इंसेस्ट्री के लोग हैं। कुकी-जोमी इनको कहते हैं। तो वहां इसी बात का झगड़ा है, ट्राइबल और नॉन ट्राइबल का। मेइती वहां पर नॉन ट्राइबल है, संख्या में ज्यादा है। कुकी-जोमी कम है लेकिन वो ट्राइबल हैं। इसी को लेकर वहां झगड़ा हुआ। कहते हैं आरएसएस का उसमें काफी बड़ा योगदान है, उस झगड़े में, उसको कराने में वहां पर। तो मणिपुर में चूंकि पूरे मणिपुर की जो कल्चर है, संस्कृति है, वो बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से अलग थी, इसलिए मणिपुर को एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कराया अंग्रेजों ने। बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी ये। उन्होंने कहा ठीक है, मणिपुर को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइजेशन मिल गई, और इसी में उन्होंने एक कॉमर्शियल ट्रीटी भी साइन की ब्रिटेन के साथ में कि भाई हम अपना टिम्बर आपको देंगे, आप हमारे यहां से टिम्बर का ट्रेड कर सकते हैं। और एक ब्रिटिश रेजिडेंट जो कैपिटल थी आवा, वहां रखा जाना सुनिश्चित हुआ। ये शर्तें थी ट्रीटी ऑफ यानडूब की। तो इससे ये पता चलता है कि अंग्रेजों के जो अपने ऑब्जेक्टिव थे वो तो क्लियर हो ही गए, साथ ही साथ बर्मा के ऊपर पार्शली अधिकार भी हो गया ब्रिटिश रेजिडेंट के माध्यम से। तो फिर एक ये ट्रीटी हुई। फिर बाद में 1852 में सेकेंड बर्मीज वॉर है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। चलो यहां तक करते हैं। कोई क्वेरी है किसी की तो आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं इसको लिखवा आपको कल दूंगा अगली क्लास में, मतलब कल तो क्लास नहीं होगी। सर लास्ट कंडीशन क्या बताई थी आपने? लास्ट कंडीशन ये थी कि कैपिटल आवा में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखा जाएगा। ओके सर। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं।